हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए कोर्स की शुरुआत में। क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स आप कह लीजिए। पेपर टू ज्योग्राफी का आज से रिवीजन कोर्स आपका शुरू हो चुका है जून 2023 के लिए। और इस रिवीजन कोर्स में आप सभी का और जो बाद में इस सेशन को देखेंगे उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अब से आपकी प्रिपरेशन पहले बेहतर थी, अब बेस्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आज जो हमारी सेशन है, आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि डायरेक्टली शुरू करने से अच्छा है आपको कुछ पहले मैं बेसिक बातें बताऊंगा। हो सकता है कि वो चीज़ें आपको पता हो सकता है कुछ चीज़ आपको नहीं पता चले, और कोर्स के बारे में भी कि मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, कैसे एक्सेस करना है। अभी आपको हो सकता है शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। जो नए हैं, जिन्होंने पहले लाइव सेशन अटेंड नहीं किया है मेरे साथ, और बैच में किस तरीके से एक्सेस करना होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। पीडीएफ नोट्स हों, लाइव सेशन के लिंक हों, ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाएंगी। क्लासेस का टाइमिंग है, सब कुछ। ठीक। क्रैश कोर्स है, इसका डिज़ाइन हमने किस तरीके से किया है इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ओके। क्रैश कोर्स का हमने डिज़ाइन किस प्रकार से किया है, जो पूरा रिवीजन हम करेंगे जून 2023 के लिए, अ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक। अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल की आज 10 तारीख है। ठीक है। अप्रैल के आपके पास बचे हैं 20 दिन। ये 20 डेज हैं आपके पास अप्रैल के। फिर इसके बाद आएगा मई। मई के आपके पास कितने दिन हैं? 30 डेज हैं। कैलकुलेशन से हमें आगे बढ़ना होता है, बिना कैलकुलेशन के नहीं। जून को आप काउंट मत कीजिए, क्योंकि जून में आपका एग्जाम होगा, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। हो सकता है कि जून के बाद, जून से लेकर जुलाई तक एग्जाम चले, तो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम ज्योग्राफी का जुलाई में हो, लेकिन फिर भी हम उस टाइम को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को हम जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं उसमें पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के आपके पास 20 और 30 50 दिन है। ठीक है। 50 दिन। यूनिट्स कितनी है ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी का रिवीजन कोर्स है, 10 यूनिट्स है। ठीक है। अगर हम एक यूनिट को 3 दिन में खत्म करते हैं तो 10 या 30 दिन में खत्म हो जाएगा आपका ये रिवीजन कोर्स। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। 50 दिन आपके पास टोटल है, जिनमें से अगर एक यूनिट को हम 3 दिन में भी समाप्त करेंगे तो भी आपका 30 दिन में ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हर यूनिट 3 दिन में ही खत्म होगी। कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत छोटी हैं, जैसे मान लीजिए ओशनोग्राफी है, छोटी यूनिट है। जोग्राफिकल थॉट है, छोटी यूनिट है। इसी प्रकार से और भी कुछ यूनिट्स हैं जो कंपैरेटिवली छोटी हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगी। 2 दिन में, कोई 1 दिन में भी खत्म हो जाएगी, तो 30 दिन से पहले भी हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से कोर्स को रखेंगे कि कोर्स बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे साथ रिवीजन करते करते एग्जाम के नज़दीक तक जाने चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए हमने इसको 20 दिन में ख़त्म कर दिया, तो बाकी का जो बचा हुआ दिन है, हो सकता है कि आप उतने एनर्जी के साथ रिवीजन दोबारा से ना करें। आप तो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंबे समय तक रिवीजन करें। कम से कम 30 दिन तक तो करें ही। 30 दिन का मतलब यह है कि अगले महीने मई की 10 तारीख तक कम से कम आप मेरे साथ रिवीजन करें लाइव सेशन में। उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम, क्योंकि आपके पास ये लाइफ टाइम तक रहेगा, है ना, रिवीजन करते चलें। तो इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और उसी संदर्भ में अब जब हम थोड़ा सा एक एक यूनिट करके देखें, है ना, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर यूनिट को आपको, हर यूनिट में जो भी टॉपिक्स है उनका इस तरीके से ब्रेकअप मिलेगा। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में देखिए टोटल यूनिट्स कितने टॉपिक्स हैं? 21। जो पहले से स्टूडेंट हैं हमारे साथ डिटेल बैच में, उनको तो पता ही है, लेकिन आप जो नए जुड़े हैं, आपको ये मालूम नहीं होगा शायद सबको, कि जियोमॉर्फोलॉजी में टोटल 21 टॉपिक हैं। और ऐसा नहीं कि हम किसी टॉपिक को छोड़ देंगे। आमतौर पर जब आप किसी रिवीजन कोर्स में ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि सिर्फ आप में से ही किसी ने कल बात करी थी कि आप शायद पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन करेंगे, या फिर
थ्योरी के थ्रू रिवीजन करेंगे, तो हम हर एक टॉपिक को रिवीजन करेंगे और उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसमें जो जरूरी बातें हैं हमें तो वो निकालनी है जो आप हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये जियोमॉर्फोलॉजी है, इससे बाहर, यस डेफिनेटली इससे बाहर क्या आएगा? अगर कुछ चीज इससे बाहर आ जाए फिर आप मेरे साथ क्यों हैं? मेरे मेरे साथ होने का फायदा ही क्या है ना? 80+ स्टूडेंट हमारे बैच से इसीलिए ऐसे ही नहीं निकले हैं, वो स्ट्रेटेजी से निकले हैं। जब भी हम कुछ काम करते हैं, मैं जब कुछ काम करता हूँ तो कैलकुलेशन के साथ करता हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में मैंने कुछ भी बोल दिया, कैलकुलेशन के साथ। आप अगर पढ़ रहे हैं, अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए। अभी मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा। देखिए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हमें मालूम रहेगा कि इस यूनिट में कितने टॉपिक हैं, और हम उसको 2 दिन में ख़त्म कर पाएंगे या 3 दिन में ख़त्म कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में है ना? अब जैसे देखिए ये जियोमॉर्फोलॉजी, टोटल कितने टॉपिक है? 21। 21 को अगर आप डिवाइड कर देंगे, हमें 3 दिन में से ख़त्म करना है, तो 7 टॉपिक हमारे पास आएंगे कि एक दिन में हमें 7 टॉपिक कंप्लीट करने। तो 1 से लेकर 7 टॉपिक हम एक दिन में ख़त्म करेंगे। क्लास ये लेक्चर 1 रहेगा, ठीक है, लेक्चर 1। फिर लेक्चर 2 में हम टॉपिक नंबर 8 से 14 तक कवर करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम 15 नंबर से और 21 तक कंप्लीट करेंगे। अब इन टॉपिक्स में को आप सभी एक बार देख लीजिए ज़रा, जो नए हैं अभी, केवल क्रैश कोर्स में है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, हिल स्लोप से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, ढाल विकास के सिद्धांत हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस तरीके की टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस है, और थ्योरी ऑफ आइसोस्टेटिक, समस्थिति का सिद्धांत, ये सब इसमें पहले लेक्चर में है। दूसरे में रॉक्स का चैप्टर है, अर्थ मूवमेंट, भू संचलन, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, कोबर की है, जेफरीज, डेली, होम्स, ये सब। वेदरिंग, मास मूवमेंट, द्रव्यमान और अपक्षय, द्रव्यमान संचलन, अपक्षय, रेजुवेंशन, पॉलीसाइक्लिक रिलीफ, पुनर्युवन एवं बहुचक्रीय स्थलाकृतियां, ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न, है ना, अपवाह तंत्र और प्रतिरूप, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, कास्ट लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म, एरिड लैंडफॉर्म, ग्लेशियर, पेरीग्लेशियर, सब इसमें कवर हो गया। एक एक करते करते हम हर एक यूनिट को इसी तरीके से कवर करेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, उनको ध्यान से सुनना। आपने एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम बेसिक आइडिया पूरे कोर्स का ले चुके हैं, क्योंकि आप सिर्फ मेरे साथ क्रैश कोर्स में हैं, रिवीजन कोर्स में हैं। तो ये बात आप भी समझते हैं कि 3 क्लासेस में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में तो नहीं हो सकता, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, है ना? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? हम सभी इसको रिवीजन करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बेसिक आइडिया इन सबके बारे में आपको है। नहीं भी है तो कुछ चीज़ें आपको पता लग ही जाएंगी जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ये यूनिट 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली, सपोज आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी, 3 क्लासेस मेरे साथ कंप्लीट कर ली। जियोमॉर्फोलॉजी के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है, सिर्फ पीवाईक्यूज में, ऐसा नहीं कि आप किसी टीचर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप टीचर्स ने आपको 100 क्वेश्चन दे दिया, आप उनको सॉल्व कर रहे हैं, किसी फिर दूसरे टीचर ने आपको 500 क्वेश्चन दे दिए, आप वो सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने आपको 200 क्वेश्चन दे दिया, आप वो सॉल्व कर, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। जब आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो नज़दीक हो, सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे ये होता है ना, हर एग्जाम का अपना एक टेम्परामेंट होता है, वो जिस तरीके का सवाल पूछता है उसका एक कारण होता है, लॉजिक होता है। और आप जब किसी स्पेसिफिक टीचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट फिजिकल में है या ह्यूमन ज्योग्राफी में है, इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर क्लाइमेटोलॉजी, इस हो सकता है कि हर टीचर का इंटरेस्ट डेफिनेटली अलग अलग ही होगा, है ना? तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, बाकी में मतलब उसमें और ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लेंगे सपोज, उतना आएगा नहीं। और जहाँ डीप पूछना चाहिए थोड़ा सा गहराई से, और ज़्यादा वास्ट एरिया होना चाहिए, वहाँ नहीं पूछेंगे, तो ये नुकसान होता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप हमेशा पीवाईक्यूज पर स्ट्रिक्ट रहिए। पीवाईक्यू जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मल्टीपल टाइम्स, उतना फायदे में रहेंगे। आपने यूनिट खत्म कर ली, जाकर उसके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। 10 ईयर पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर, ज्योग्राफी विद अंकित पर। मैं इसमें भी सेंड कर दूंगा आपके क्रैश कोर्स में, डाउनलोड कर लेना और उनको सॉल्व करना। कंबाइंड आंसर की भी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, तो वो भी आप जा करके डाउनलोड कर लेना बाद में, इस क्लास के बाद।
ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से फिर आप उसको रिवीजन मोड पे डाल दीजिए। आपने जो नोट्स बनाए होंगे ऑलरेडी, उसमें आपको लगता है कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मुझे नहीं पता चली है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो उन चीज़ों को आप ऐड करते चलिए। अभी ऐसा होगा आपके साथ, है ना, जो नए बिल्कुल हैं केवल क्रैश कोर्स में, आपके साथ अभी क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। जब आप क्लास कर लोगे तीनों के तीन, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, अब मुझे नोट्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, उस नोट्स में ऐड करनी है चीज़ें। अगर आप दोबारा से नोट्स बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि समय आपके पास कम है, आप नहीं कर पाओगे। बस उन चीज़ों को ऐड करते चलिए। A4 शीट लीजिए एक, और A4 शीट में हमेशा ऐड करते चलिए। इतनी जगह छोड़नी है, यहाँ पर नोट करना है। क्यों? कुछ नया मिले, ऐड कर लिया। फिर से PYQs में कोई क्वेश्चन दिमाग में आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई सामने, उसको लिख लिया नोट्स में, फिर मुझसे पूछ लिया क्लास में। पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना है, जब आप पर्सनली पूछेंगे तो आप क्या काम करेंगे, मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगा, हमारी समय पे बात हो जाएगी। चिंता मत करना, ठीक है। इस तरीके से आप हर एक यूनिट को, यूनिट 1 से लेकर 10 तक कवर करते चलेंगे। अपने दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं, उनको ही अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करते चलते रहना है, जो भी चीज़ नहीं मिलते रहे। अब इसके बाद एक और चीज़, ये तो चलिए मैंने आपको यूनिट्स के संदर्भ में बता दिया कि क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए आपका टारगेट क्या हो, और सबके सब जवाब दीजिए। देखिए आप जितना जवाब देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो बाकी शांत बैठे हुए हैं, उसका देखिए ये फायदा है। अगर आप यहाँ पर कुछ सवाल पूछेंगे मुझसे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, आपसे गलती होगी, फिर आपको नई चीज़ मालूम पड़ेगी, अच्छी बात है। क्लास में जितनी गलती हो जाए वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी सारी गलतियां यहीं खाली हो जाएंगी, यहीं खत्म हो जाएंगी। एग्जाम हॉल के लिए वो बचेगा ही नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ शांत रहूं, जवाब ना दूं, और कुछ पूछा है सर ने, कहीं मुझसे गलत हो गया, बाकी सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये गलत है। सबको उतना ही मालूम है जितना आपको मालूम है। सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, या फिर ऐसा है कोई कोई केवल जज करने के लिए आया है, इसको कितना मालूम है। हर कोई सीखने के लिए आया है ना, कोई आपको जज नहीं करने वाला है। जब आप सीखते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, उनसे नहीं घबराना है, गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो जब आप जवाब देंगे, गलती होगी, सीखेंगे, फिर वो गलती दोबारा एग्जाम हॉल में नहीं होगी, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी शांत रहो और एग्जाम हॉल में गलती हो जाए। तो इसलिए सबके सब जवाब दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये मैंने करीब 5-6 सालों की कट ऑफ के बेसिस पे मेरा एनालिसिस है कि आपका कैटेगरी वाइज क्या टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, EWS, ये आपका एक एवरेज कट ऑफ टारगेट होना चाहिए। ये JRF का है सिर्फ, ठीक है। किसके लिए है? JRF के लिए है। अगर इससे कम रहेगा टारगेट तो भी आपका नेट तो हो ही जाएगा, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? JRF। नेट के बारे में मत सोचिए, JRF सोचना है सीधा। जनरल कैटेगरी में है 70% का टारगेट रखिए, 30 पेपर 1 में और 75 पेपर 2 में, आराम से हो जाएगा पेपर 2 में। हमारा पेपर 2 का क्रैश कोर्स है। OBC में है, आप 29 या 30 भी इसको कर देंगे तो नुकसान थोड़ी ना होगा, 30 और 70 का टारगेट रखिए। SC कैटेगरी में 29-65 का टारगेट रखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में लिखा हुआ भी है। ST में है पेपर 1 पेपर 2 में 28-62, और EWS ये OBC की तरह ही कट ऑफ रहती है, लगभग यही कट ऑफ रहती है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जो पेपर 2 और पेपर 1 का ये ब्रेकअप है कि पेपर 1 में आपको इतना क्वेश्चन करने होंगे, पेपर 2 में, ये आपके अनुसार थोड़ा सा अंतर हो सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकता है कि पेपर 1 आपका अच्छा है, यहाँ हो करने के बाद और भी अच्छा हो गया, तो 75 की जगह आप 80 कर जाएं, ऐसा हो सकता है ना। और होता भी है, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो ज्वाइन कर दें और बेहतर हो जाता है, 80 क्वेश्चन तक कर दिया उन्होंने सॉल्व, ठीक। तो यहाँ पर भी आप, लेकिन अगर जब आप यहाँ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कम ध्यान दे पाएंगे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर 30 की जगह फिर ये 25 भी रहेगा तो ओवरऑल टारगेट आपका 105 ही आ रहा है। यस और नो? अचीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आप चाहे यहाँ 25 कीजिए, यहाँ 80 कीजिए, यहाँ 70 कीजिए, यहाँ 35 कीजिए, ओवरऑल टारगेट आपका 105 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ 75 अगर आपने
ओबीसी कैटेगरी में 75 कर दिए पेपर 2 में, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 24 भी कर पाए केवल पेपर 1 में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका जेआरएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एससी कैटेगरी में ऐसे ही अगर आपने 65 की जगह 70 कर दिए, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन का फिर से रिलैक्सेशन मिल गया, तो आपके 24-25 भी अगर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात मेरी क्लियर है? ओवरऑल जो टारगेट है आपका 94 लिखा है, 5 का अपना रखिए लगभग, जैसे यहाँ पर 99 तो 100 भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओवरऑल टारगेट आपका यही रहना चाहिए, ठीक। टारगेटेड हमेशा स्टडी होती है, ऐसा नहीं कि आप चलते जा रहे हैं, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कैलकुलेशन चलती है ना कि अंदाजा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, वैसे तो हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ पेपर 2 के लिए ही है, लेकिन पेपर 1 में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा, आज हम ऐसे कोई खास टॉपिक नहीं करेंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बताया कि ये 1 से लेकर 7 तो होगा, मैं आज सारी बातें आपको बताऊंगा, फिर कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? अब एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए, पेपर 1 के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ओवरऑल टारगेट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल में पेपर 1 पे भी आपको फोकस करना ही होगा, और ये पेपर 2 के लिए तो चलिए ठीक है आप कर रहे हैं। पेपर 1 में आप किस तरीके से, एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ करना है, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में चले जाए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि या तो आपका पेपर 1 अच्छा है या नहीं अच्छा है, दोनों में से एक ही बात होगी, है ना। आप सभी किस रेंज में हैं ये आपको एक आइडिया होगा ही। हो सकता है कि आप 20 से 25 की रेंज में अभी हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हो सकता है कि आप 25 से 30 की रेंज में हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन सी बताना मुझे, या तो आप हो सकता है कि थोड़ा मेहनत करके 30 टू 35 क्वेश्चन की रेंज में चले जाएंगे, या पेपर 1 में हो सकता है एक्स्ट्रा हो, आप 35 टू 40 प्लस भी जा सकते हैं। आप किस रेंज में है ये मुझे एक ज़रा बता दीजिए आइडिया, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस लेवल के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। 20-25 का रेंज है, ओके। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 20 से 25 की रेंज में भी अगर हैं, तो भी आपका जेआरएफ आराम से होगा, पेपर 1 आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, ओके। 20-25, 20-25, ज़्यादातर आप इसी रेंज में है अभी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुड गुड, बहुत बढ़िया। पेपर 1 में भी इसी तरीके से 10 यूनिट हैं, 1 से लेकर 10 तक यूनिट हैं, और इन सभी यूनिट्स में 2 तरह के यूनिट्स हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, इनमें से 7 यूनिट ऐसी हैं जो थियोरेटिकल हैं, करेक्ट, ये सभी आप जानते हैं। 3 यूनिट ऐसी हैं जो मैथमेटिकल हैं, मैं मैथ्स लिख देता हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग में मतलब इसमें जो मैथ पोर्शन है, इसमें आपका डीआई आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, और मैथमेटिकल रीजनिंग आता है। ये इनमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। हर किसी व्यक्ति को पता होता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है या नहीं अच्छा है, दो ही चीज़ें होती है, या तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, बीच का कोई बात नहीं होती है। अच्छा होने का मतलब ये है प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, और जिसका अच्छा नहीं है वो क्या होता है उनके साथ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। ये बहुत बुरा भी नहीं है मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई बीच की स्थिति है, बीच की स्थिति कुछ नहीं होती है। मैथ्स में या तो आता है या नहीं आता है, आपका टेम्परामेंट या तो मैथ्स वाला है या नहीं है, सिंपल सी बात होती है। वो हम अपने आप से ही कई बार सच नहीं बोल पाते हैं, या हमें खुद के बारे में ही पता नहीं होता है। उनका कहना ये होता है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं, क्वेश्चन टीचर समझाते हैं, हमारी समझ में आ जाता है और हम उसी तरीके का उसी सेम पैटर्न वाला सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर वेरिएशन आ जाता है, कुछ अंतर हो जाए, तो हमसे नहीं सॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है? कॉपी पेस्ट वाला मामला, यस और नो। तो इसका मतलब है कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है, ओके। मान के चलते हैं कि 5, ये 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट से अगर 5 सवाल आए तो 5 दिया
15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे औसतन, एवरेज। 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट में से अगर 5 सवाल आए एवरेज, तो आपको मिलेंगे कितने, 7 पंजे 35 क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सी इतनी गणित है, सिंपल है। ठीक, अब आप सुनिए, अगर आप ये थ्योरेटिक, आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा है तो थ्योरेटिकल अच्छा नहीं होगा। कुछ यूनिट्स हो सकता है जैसे टीचिंग आपको परेशान करे, हो सकता है कम्युनिकेशन आपको परेशान करे, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा ही। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, आपका मैथ्स पोर्शन अच्छा नहीं है, तो हम इनको देखते हैं कि हम यहाँ से अपना जो 30 क्वेश्चन का टारगेट है, चाहे आप इस रेंज में भी हैं, इस रेंज में, तो भी आप 30 क्वेश्चन अचीव कर लेंगे, चाहे आप इस रेंज में भी क्यों ना हो। मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, आप इससे 30 क्वेश्चन अचीव कर लेंगे। कैसे करके, सुनिए ध्यान से, इसको हटा देते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी क्लासेस में कहीं पर भी अगर आप क्लास ले रहे हैं, हमारे ही मंजिल बैच में हैं, या फिर कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं पेपर वन, या सेल्फ आप स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई भी एक बुक ली है, और हमेशा ध्यान रखिए पेपर वन की आप 10 किताबें नहीं लेते हैं। पेपर वन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक या मैक्सिमम दो, इससे ऊपर अगर आप क्लासेस मतलब बुक्स ले रहे हैं या टीचर के साथ इंगेज हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कितनी भी किताबें ले लीजिए, आप अगर 10 किताब भी ले लेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सेपरेट अलग, रिसर्च के लिए सेपरेट अलग, कम्युनिकेशन के लिए, आईसीटी के लिए 10 किताबें भी अगर आप ले लेंगे, तो भी आप ये 30 क्वेश्चन का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप पीवाईक्यूज पर ध्यान ना दें। पेपर वन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पीवाईक्यू। क्या काम कीजिए, पेपर वन की कोई भी एक पीवाईक्यू वाली बुक ले लीजिए, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की। हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स, है ना। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं तो कहूँगा अंग्रेजी मीडियम वाले भी ले लेना इसको, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ होती है, देख करके लेना एक बार लेकिन। ठीक है, लेटेस्ट वाला जिसमें 2018 से लेकर के कम से कम, और अभी लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी 2023 के तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन 2022 तक के जो क्वेश्चंस हो वो हों इसमें। और अभी जो 2023 का सेट आएगा वो तो फिर खैर जून के बाद ही आ पाएगा मुझे लग रहा है। तो कुल मिला के यहाँ तक अगर आप देखोगे 70 सेट आपके पास होंगे, 70 सेट। ये 70 सेट क्या है, 70 सेट्स हैं क्वेश्चन पेपर के। एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 70 का आप लगा लीजिए, 7 पंजे 35, 3500 के क्वेश्चन आपके पास होंगे। सपोज कि 7 यूनिट हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सब हैं। 7 यूनिट है ये, 3 3 6 और 1 7। आपके लिए फ़ायदा ये है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, और एनवायरनमेंट का सेक्शन भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो 2 यूनिट आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तीसरी यूनिट जो कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ नहीं करना है इसमें, डेली अपना एक कॉम्प्रिहेंशन डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सॉल्व करना है। खाना भूल जाना है लेकिन एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना डेली नहीं भूलना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी होता है कि आप चाहें तो उसको 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, 20-30 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके 5 में से 5 सवाल इसके सॉल्व कर सकते हैं आराम से। बहुत आसान है ये, करके देखना। और आज से ही अपना ये टारगेट बना लीजिए कि मुझे डेली एक कॉम्प्रिहेंशन और उसके जो 5 क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का क्या टेक्निक होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं, है ना, आमतौर पे लोग आपको क्या बोलते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन देखना है। मैं कहता हूँ नहीं, आप जिस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं एक बार पहले उसे देखिए क्या पूछा गया है। सपोज कि क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन में आता है क्लाइमेट चेंज वाला, तो उसमें पूछा गया कि क्लाइमेट चेंज 1990 के दशक से अब तक क्लाइमेट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब जो टेम्परेचर है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कोई नंबर्स वाला इसमें डाटा होगा, आप एग्जैक्टली उसको ढूंढ लीजिए, जल्दी सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, क्या पूछा जा रहा है उसको ढूंढिए। ये पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसको कॉम्प्रिहेंशन को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। 5 में से 5 सवाल आराम से आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन तब जबकि आप 20-30 कॉम्प्रिहेंशन, 50 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दें पीवाईक्यूज के, ना कि किसी टीचर के। ठीक है,
आराम से आपके 5 सवाल यहाँ से आपको मिल गए। अब इसके बाद बाकी यूनिट्स का क्या, सुनना। बाकी यूनिट्स में आपको क्या करना है, एक बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका टारगेट अचीव ना हो। देखो, पेपर 1 में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, केवीएस मदान है, ऑक्सफोर्ड है, या फिर कुछ भी है, उसको पढ़ लीजिए, उसको पूरा ध्यान से पढ़ के और अपने नोट्स बना लीजिए, बने भी होंगे, ठीक है। आपने अपनी 7 यूनिट डिसाइड कर ली हैं, कोई सी भी, सपोज थ्योरी वाली हैं, उनको पढ़ा और नोट्स बना लिया, ठीक है। नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें जगह छोड़ देनी है, बाद में फ्यूचर में कुछ ऐड करना है, हटाना है, क्वेश्चन है, ये सारी चीज़। अभी बस सुनते रहिए मेरी बात, क्वेश्चन का टारगेट बाद में देखेंगे आप। नोट्स बना लिया, ठीक है। सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक बहुत बर्निंग टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, करेक्ट? टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे टाइप्स हैं। आप एक बुक उठाएंगे, उसमें आपको 20 टाइप मिल जाएंगे। दूसरी बुक उठाएंगे, नए कुछ 15-20 मिल जाएंगे। तीसरी बुक उठाएंगे, कोई नई 15-20 मिल जाएंगे। इंटरनेट पे सर्च करेंगे, वहाँ कुछ अलग मिलेगा। टीचर की क्लास देखेंगे, वहाँ कुछ अलग है, कुछ और ही टाइप्स मिल गए। किसी दूसरे की देखी, फिर उसने कुछ और बता दी, आप परेशान हो गए, क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये नहीं करना है। क्या करना है, किसी एक बुक पर ही फोकस करना है, या किसी एक टीचर के नोट्स पर ही फोकस करना है। प्लस यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो मैंने आपको ये बुक बताई है, इस बुक में से आप क्या काम कीजिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च को ढूंढिए। कुछ नहीं करना है, सेट को पलटते रहिए। आपने बुक ली, उस बुक को आप पलटते जा रहे हैं। हर सेट में जो रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल होंगे, आप टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन सा टाइप पूछा गया है, लिख लीजिए उनको। एक पेपर लेकर नोट कर लेना है, क्या क्या पूछा गया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, है ना, और इस तरीके की जो भी रिसर्च के टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जो भी, आपके पास कुल मिला के 15 से 20 रिसर्च के टाइप्स आपको मिल जाएंगे इन सभी सेट में, जो 2018 से 22 तक है। आप मुझे बताइए, क्या आपको इसके अलावा किसी अलग बुक को फॉलो करनी पड़ेगी? अगर आपके पास एग्जैक्टली पीवाईक्यूज से 15-20 टाइप्स मिल गए हैं और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक आध अगर इधर उधर पूछा भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं, उसके हिसाब से आप कर लेंगे और इतना आइडिया आपको हो जाएगा इन सवालों को सॉल्व करते करते, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक? सपोज आप आईसीटी में पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, आईसीटी पढ़ रहे हैं, आईसीटी में आपने एक टॉपिक लिया, कोई सा भी, कंप्यूटर जनरेशन का, या फिर रैम का, मेमोरी का टाइप टॉपिक है, या एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछता है, जिसमें जैसे फुल फॉर्म वाला, एब्रीविएशन वाला, जिसमें आपको पीएनजी की फुल फॉर्म दे देगा, जेपीईजी की फुल फॉर्म दे देगा, रैम की फुल फॉर्म दे देगा। आप किसी भी बुक को उठा के देखिए, 200-300 उसमें क्या मिलेंगे, 200 से 300 फुल फॉर्म मिलेंगे। बुक में ऐड कर देना बहुत आसान होता है। मैं भी चाहूँ तो 500 आपको याद करने को दे दूँ, और फिर आकर के सामने बोलूँ, देखो मैंने ये 500 आपको ये दिए थे शॉर्ट फॉर्म, इनमें से ही आए हैं सारे। 500 में से 500 अगर कोई दे देगा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे 10-12। ये दिमाग का काम थोड़ी ना है। दिमाग का काम ये है कि आपने क्या काम किया, आईसीटी के फुल फॉर्म वाले चैप्टर्स को, आईसीटी के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को देखना है बस, ठीक है। पेज पलटते जाइए, देखिए जरा क्या क्या पूछ रहा है। 2018 से लेकर 2022 तक कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो ये वाले हैं, फुल फॉर्म वाले, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी फुल फॉर्म पूछी गई है। आप मान के चलिए आपको 30 से 50 ऐसे एब्रीविएशन मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। रैम रिपीट हो रहा है, पीएनजी रिपीट हो रहा है, जेपीईजी रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं उन्हीं को याद करूं। जब ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, तो क्यों ना मैं वही याद करूं जो मेरे लिए ज़रूरी है, यही रिपीट हो रहे हैं। क्या ये काम आसान है या नहीं है, बताइए। क्या ये काम आसान है या मुश्किल है? सेम आप इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि मैं इन्वायरमेंट के इतने सारे कन्वेंशन कैसे याद करूं। सबको सब याद नहीं करना है।
आप ज़रा देखिए तो सही पीवाईक्यूज उठा के 2018 से 2022 तक देखिए तो सही पेज पलट के कौन कौन से कन्वेंशन है, उनसे कैसा सवाल आ रहा है। आपको मिलेगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, आपको मिलेगा जेनेवा कन्वेंशन, आपको मिलेगा उसमें ब्रुटलैंड कमीशन, आपको उसमें क्या मिलेगा, और क्योटो प्रोटोकॉल मिलेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मिलेगा। क्या ये सिंपल है? और उनसे सवाल कैसा आ रहा है आप इसको देख लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के जरा आप पीवाईक्यूज देख के उसके साथ उसके अटैच कर लीजिए अपने नोट्स के साथ। प्लस टीचर ने आपको समझाया ही है क्लास में, बुक में आपने पढ़ा ही है, तो फिर बात आसान हो गई। अगर आप इस तरीके से कवर करेंगे पेपर वन के हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को, इन 7 यूनिट्स को, तो आपको क्या लगता है कि अगर 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, 7 पंजे 35 सवाल हैं, 35 सवाल अगर आपकी तैयारी इस तरीके से करेंगे तो क्या 35 में से आप 30 नहीं कर पाएंगे? इन 35 में से जो तरीका मैंने बताया है, मैं मान के चल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बहुत टफ पेपर आ गया, 35 में से आपके 10 सवाल गलत हो गए, 25 पर आप आ गए, अब क्या होगा? मैंने तो जो टारगेट बताया था वो तो कम हो गया, 25 पर आ गए। इतनी मेहनत करने के बाद 2018 से 2022 तक सारे सवाल सॉल्व करने के बाद में पूरा पेपर का सेट भी लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनिट वाइज ही पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। इतनी मेहनत करने के बाद आपके 10 सवाल फिर भी गलत हो गए, टफ पेपर आ गया, कोई बात नहीं, अभी तो ये 15 यूनिट भी है ना, मैंने इन पे तो बात ही नहीं की। 15 यूनिट को छोड़ना नहीं है, क्या करना है, आपको मैथ्स नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल मत पढ़ो उसे, आप उतना टाइम उस पर मत दो, क्योंकि डीआई रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका वो टेम्परामेंट ही नहीं है, तो आप अपनी गलतियों के हिसाब से नए सवालों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। इस टाइम को आप इन 7 यूनिट पे लगाइए, इंप्रूवमेंट होगा, इतने सवाल गलत नहीं होंगे, गलती तो होगी, इतने नहीं गलत होंगे, लेकिन फिर भी मैं सबसे वर्स्ट सिचुएशन मान रहा हूँ कि 10 सवाल आपके गलत हो गए, कोई बात नहीं। एक एक मेरे कहने से आज एक काम करना, पीवाई की उसकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की या कोई भी आपके पास पब्लिकेशन हो उसकी बुक लेना, और उसमें एक चीज़ करना, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, ये मैं सोचना कि मैं तुक्के वाली चीज़ें ही पढ़ाता हूँ बस, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, वरना तो करेंगे तो फिर डिटेल में करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाए, छोड़ेंगे तो है नहीं। 15 सवाल यहाँ से अगर पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन, तो सीक्वेंस में देखिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, इनके 15 सवाल आपको मिलेंगे किसी भी सेट में, 14, 15, 12, 15 ऐसे सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि कभी कभी टीचिंग से ज़्यादा आते हैं, रिसर्च से ज़्यादा आते हैं, तो उसी रिस्पेक्टिव यहाँ कम हो जाएंगे, 12 से 15 सवाल, ठीक है। इन 12 से 15 सवालों में, इनमें एक दिन भी आपको नहीं पढ़ना है, ना इनका नोट्स बनाना है, सपोज अगर आपका ये अच्छा नहीं है, एक दिन भी मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन इन 12 से 15 सवालों में जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो सिर्फ या तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 इनका सवाल लगा दीजिए, ऑप्शन लगा दीजिए, या तो सबका 2 ही लगाना है इन 15 सवालों का, या फिर केवल 3 ही लगाना है, और वो सेट पर डिपेंड करता है कि उस सेट का क्या एनालिसिस है, ये आपको खुद ही एनालिसिस करना होगा एग्जाम हॉल में, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप आज करके देखना, करीब 5 सेट उठाना, कोई से भी रैंडम 5 सेट, और उनमें से इन तीनों यूनिट्स के ऑप्शन या तो 2 या तो 3 लगा देना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कम से कम 5 सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के अनुसार, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के अनुसार, करेक्ट, यस और नो, बताइए मुझे, क्या आपके 5 सवाल सॉल्व नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे, सभी का 2 ऑप्शन या 3 लगा, आज करके देखना, 5 सेट करना, पता तो लगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है ना। तो इन 15 सवालों में आपके 5 सवाल हो जाएंगे, तो ये जो 25 आपके यहाँ हुए थे, बिना किसी मेहनत के इन 3 यूनिट में आप 5 सवाल कर लेंगे। वरना होगा ये, आपको लगेगा कि मैंने डीआई भी पढ़ा है, मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, मैं कैलकुलेट करूं, इनका टाइम आपका जाएगा बेवजह, सॉल्व कर नहीं पाओगे, नुकसान और हो जाएगा, फायदा ना हो भले, नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इस टाइम को आप इन 7 यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे लगाना, अपने पेपर 2 में लगाना, ठीक है, आराम से आपके 5 सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये कितना टारगेट हो गया, 30 टारगेट हो गया, क्वेश्चन कितने सॉल्व हो गए, 30, कितने चाहिए थे हमें, 30, वो भी तब जब हमने वर्स्ट केस लिया है कि आपके 35 में से 10 सवाल गलत हो रहे, 10, इतनी मेहनत करोगे तो 10 सवाल कैसे गलत हो जाएंगे। हर टॉपिक का पीवाईक्यूज देख रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2018 से 2022 तक, आपने करीब 70 सेट सॉल्व कर दिए पेपर 1 के, कैसे गलत हो जाएंगे 10 सवाल, नहीं होंगे।
आपको एनटीए का पैटर्न पता लग जाएगा। तो आप 30+ भी कर लोगे यहाँ से, वो स्टूडेंट जिन्होंने एक भी दिन मैथ्स टीआई और रीजनिंग नहीं पढ़ा है, ये उनकी बात है। इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? मैंने कोई बात हवा में तो नहीं की या फिर कैलकुलेशन से करी है? फटाफट मुझे बताइए। कहीं आपको ऐसा लगा कि मैंने तो आपको अच्छे सपने दिखा दिए लेकिन ये होगा नहीं, ख्याल अच्छा है या ये कैलकुलेशन है? इस तरीके से आप अपना ये टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं 30 क्वेश्चन का, चाहे किसी भी कैटेगरी में है। अगर आप 30 यहाँ कर लेते हैं तो उसी अनुसार आपके पेपर 2 में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। क्लियर? ओके, वेरी गुड। लेकिन इसके लिए आपको देखिए कोर्स को रेगुलर फॉलो करना होगा। अभी देखिए जब आप आए थे तो कितने स्टूडेंट थे, है ना? अब कम हो गए हैं। यही होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद फिर भूल जाते हैं कई बार। आप अभी तक रुके हुए हैं तो ये आप इसी तरीके से हर क्लास को, मेरी हर छोटी छोटी बात को फॉलो करेंगे। मैं कई बार होता है कि क्लास में कोई चीज़ बता देता हूँ, बाद में स्टूडेंट उसको भूल जाते हैं। ग्रुप में जैसा कोई बात नहीं, आज तो आपने ज्वाइन किया था, आज आपका पहला दिन था, लेकिन इसके बाद जब भी आपका रोज डेली ये रूटीन होना चाहिए कि आप जब भी ऑनलाइन आ रहे हैं, आपका पहला काम है ग्रुप चेक करना। क्या उसमें कोई मैसेज आया है, क्या उसमें कोई पीडीएफ नोट्स है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन है, वो चेक करना। जो नए स्टूडेंट, पुराने तो सभी जानते हैं जो डिटेल बैच में है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और जो कहा जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। नहीं वो चीज़ समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए, पर्सनली पूछिए, कमेंट में पूछिए, जैसे आपकी मर्जी जहाँ पूछिए, और फिर देखें कि कैसे करके आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ये जो हमारा पिछली बार 80+ स्टूडेंट नेट जेआरएफ में हुए थे, इसे हमें 100+ ले जाना है, तो वो कैलकुलेशन से ही तो होगा। यस और नो? ये कैलकुलेशन है, इस तरीके से आपका टारगेट अचीव होगा। पढ़ना लिखना आसान है, सिर्फ किताबें उठा के पढ़ने से, रटने से और बहुत किताबी कीड़ा बनने से एग्ज़ाम नहीं होता है। आप सोचोगे कि आप 50 किताबें पढ़ लो, उससे एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे पढ़ाकू स्टूडेंट होंगे आपके आसपास, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होता है स्ट्रेटेजी से। ठीक है? आपको पैनी नज़र बनानी होती है एग्ज़ाम पे, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक? उम्मीद है मेरी आज की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब कल से हम क्या करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, और जैसे हम एक यूनिट पढ़ रहे हैं ना, एक लेक्चर हमने किया तो मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि ये 7 चैप्टर हैं, आपको कुछ ऐड ऑन भी करना होगा फिर अपने नोट्स में। एक दिन हम लेक्चर करेंगे, फिर उसके एक दिन बाद आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि उस लेक्चर, इन 7 लेक्चर्स को आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे, रिविजन करेंगे, तो लेक्चर एक दिन, फिर एक दिन छुट्टी, एक दिन गैप, फिर अगले दिन आपका थर्ड डे क्या होगा, लेक्चर, फिर उसके अगले दिन गैप, फिर थर्ड फोर्थ डे आपका लेक्चर, फिर गैप, इस तरीके से। तो हफ्ते में आपके 3 लेक्चर होंगे और 3 दिन आप उनको रिविजन और ऐड करेंगे अपने नोट्स में। क्लियर? और टाइम पर हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ओके, उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब हम मिलेंगे अपने सेशन में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा आप सभी ने इत्मीनान से सुना, समझा। अब जो स्टूडेंट बाद में जुड़ेंगे वो भी इसी तरीके से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे आप ही का नुकसान है। बिल्कुल डिस्कशन ग्रुप बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।